नमस्कार मित्रों। आज की तारीख है 23 सितंबर रविवार। आज का जो वीडियो है वो कि इमरजेंसी मास मूवमेंट की वजह से देवी इंदिरा अम्मा को वापस खींचनी पड़ी। और वो ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि बहुत सारे नेता, खास करके अन्ना, अरविंद गांधी, ये सब कहते हैं कि भाई मास मूवमेंट से कुछ नहीं हो सकता, इलेक्शन लड़ना एकमात्र उपाय है। तो वो बात सर से पांव तक गलत है। जो अच्छे परिवर्तन आए हैं पूरे इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में भारत के, वो मास मूवमेंट से ही हुए हैं। बस फर्क इतना है कि वो मास मूवमेंट उधम सिंह प्रेरित है, महात्मा उधम सिंह प्रेरित है, या वो मास मूवमेंट दुरात्मा गांधी प्रेरित है। यदि दुरात्मा गांधी का पोस्टर स्टेज पे है तो समझो वो मूवमेंट टाइम पास के लिए है। और इमरजेंसी, अब लोग एग्जाम्पल मांगते हैं कि भाई मास मूवमेंट के एग्जाम्पल दो, तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि 1946 में भारत के नेवी के सैनिकों ने विद्रोह किया था और उसको बहुत बड़ा समर्थन मिला था पब्लिक में। दुरात्मा गांधी, जवाहरलाल गाजी और जिन्ना तीनों ने जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू किया था कि सैनिकों को विद्रोह बंद कर देना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल ने भी स्टेटमेंट इश्यू किया था, सैनिकों को विद्रोह बंद कर देना चाहिए, उनको वापस बैरक में चले जाना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए वगैरह। लेकिन भारी संख्या में लोगों ने बोला कि भाई दुरात्मा गांधी की ऐसी की तैसी, उसकी कोई बात नहीं सुननी, हम इस विद्रोह को समर्थन करेंगे। और इसलिए अंग्रेजों को बॉम्बे का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्टेड काउंसिल को सौंपना पड़ा। और 1946 के नेवी विद्रोह के बाद जबलपुर म्यूटिनी हुई और उसके बाद ऐसी बहुत सारी म्यूटिनी, अंग्रेज इतिहासकार और भारत के पेड इतिहासकार उसे म्यूटिनी कहते हैं, मैं उसे जबलपुर का विद्रोह यानी जबलपुर रिवोल्ट बोलता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे विद्रोह हुए और वो मास मूवमेंट थे कि लाखों की संख्या में लोगों ने उसे समर्थन दिया था, सड़क पे आए थे, पुलिस को पत्थर फेंके थे, पिटाई की थी पुलिस वालों की। उस समय 1946 यानी ये अंग्रेजों की पुलिस हुई, भारत की पुलिस से मैं उसका कंपैरिजन नहीं करूंगा। और फिर अंग्रेजों ने कानून पास किया ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, फ्रीडम ऑफ इंडिया एक्ट। तो जो फ्रीडम ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेज के सांसदों ने पास किया वो मास मूवमेंट की वजह से किया था। उसके बाद मास मूवमेंट की वजह से राज्यों का पुनर्गठन हुआ। जैसे कि गुजरात का पुनर्गठन जो हुआ वो 1956 में महागुजरात आंदोलन हुआ था, उसकी वजह से हुआ, वरना मोरारजी देसाई और जवाहरलाल गाजी वो और गुजरात के जो अमीर लोग थे वो गुजरात और महाराष्ट्र को एक राज्य बना के रखना चाहते थे, क्योंकि उनका इंडस्ट्रियल बेस गुजरात में था लेकिन वो रहते थे बॉम्बे में, और उनका काफ़ी बिजनेस का बेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा बेस वो उस समय बॉम्बे में था। उसके बाद मास मूवमेंट के एग्जाम्पल में गुजरात के एग्जाम्पल तो है नवनिर्माण। 1974 में मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को रेजिग्नेशन देना पड़ा। 1 लाख जितने विद्यार्थियों ने आंदोलन किया था और उन्हें लाखों करोड़ों नागरिकों का समर्थन मिला था। उसके बाद आप में से कुछ लोग वीपी सिंह के समय जो रिजर्वेशन का आंदोलन हुआ था, एंटी रिजर्वेशन आंदोलन 1990 और 1991 के बीच, वो भी आपको पता होगा। और उसकी वजह से वीपी सिंह की सरकार को रिजाइन करना पड़ा। मतलब उसमें पॉलिटिकल कंपोनेंट भी था। पॉलिटिकल कंपोनेंट यानी कि बीजेपी ने सपोर्ट वापस खींच लिया, पर एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट ने बीजेपी को एक मौका दिखाया कि अभी हम सपोर्ट वापस खींचेंगे तो ये सरकार गिरेगी और पब्लिक में हमारी रेप्यूटेशन बढ़ेगी। 6 महीने पहले, 1 साल पहले उल्टा सीन हो गया था। बीजेपी वीपी सिंह को सपोर्ट नहीं देना चाहती थी, लेकिन वीपी सिंह की इमेज इतनी अच्छी थी कि बीजेपी ने सोचा कि हमने यदि सपोर्ट नहीं दिया तो हमको नुकसान जाएगा। खैर, अब मैं इमरजेंसी की बात पे आता हूं। इमरजेंसी क्यों देवी इंदिरा अम्मा को डिक्लेयर करनी पड़ेगी वो एक पूरा अलग वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। कि अमेरिका ने, एक तो देवी इंदिरा अम्मा की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने डेमोक्रेटिक मीन्स, ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल, उसको उसने पसंद नहीं किया और उसके बजाय उसने ये कहा कि भाई मैं अपने अधिकारियों की, अपने पार्टी के कर्मचारियों की और अपने बेटे की, संजय गांधी की, संजय गुंडा, उसका मैं पावर बढ़ा दूंगी।
तो उसने सबको उस पावर दे दिया, लोगों को पावर नहीं दिया, ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल, और उसकी वजह से उन लोगों की बदमाशियां दिन ब दिन बढ़ती गई। लेकिन हराने के उनको वो घिर चुकी थी, किसके द्वारा घिर चुकी थी? सीआईए के द्वारा। और सीआईए ने क्यों उन्हें घेरा, देवी इंदिरा अम्मा को? क्योंकि देवी इंदिरा अम्मा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे, पोखरान 1 किया था, भारत की सेना को मजबूत करने के प्रयत्न किए थे। और भारत के अमीर लोग भी देवी इंदिरा अम्मा से नाखुश थे क्योंकि उसने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। एक ज़माने में ये सारे बैंक आप जो देखते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक थे, उन सब का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में। तो इमरजेंसी के बाद अफसरों ने और कांग्रेस के नेताओं ने बड़े पैमाने पे दमन और रिश्वतखोरी भी थी, रिश्वतखोरी भी की थी, दमन भी किया था। और संजय गांधी को ये ख्याली पुलाव उसके दिमाग में आया जो कि नीड ऑफ द टाइम था, पर इम्प्लीमेंटेशन उसका एकदम गलत था। वो था पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल की ज़रूरत थी इंडिया को, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर उसने बोला कि भाई लोगों का जबरदस्ती वैसेक्टॉमी कराना शुरू करो बड़ी संख्या में। तो इतनी बड़ी संख्या में जब अफसरों को टारगेट दिए जाने लगे कि इतनी संख्या में वैसेक्टॉमी करनी है, टीचरों को टारगेट दिए जाने लगे, पुलिस अफसरों को टारगेट दिए जाने लगे, और जो इंस्पेक्टर है या तो जो जिला का कलेक्टर है या तो तहसीलदार है वो ज़्यादा वैसेक्टॉमी करता था, उसको फेवरेबल प्रमोशन या ट्रांसफ़र मिलता था। तो अफसर थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि मान लो कहीं पे छोटी सी रेड पड़ी और वहाँ पे 10-15 युवक है वो जुआ खेल रहे हैं, तो पुलिस उसको पकड़ के सीधी जम के पिटाई शुरू कर देगी और बोलेगी भाई 1 साल की जेल हो सकती है, 2 साल की जेल हो सकती है। आमतौर पे ऐसे में हफ्ता 2 हफ्ता कस्टडी में रखते हैं या तो 2-4 दिन कस्टडी में रख के छोड़ देते हैं, पर और कहेंगे कि तुम वैसेक्टॉमी करा लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर मान लो कहीं गांव में बवाल हो गया, कोई भी 2 कम्युनिटी के बीच में, मतलब छोटे मोटे बवाल होते रहते हैं, तो वहाँ पे दोनों में जाके जो भी उस स्थल पे मौजूद है उसमें 50-100 लोगों को गिरफ्तार करेंगे और बोलेंगे कि अब तुम वैसेक्टॉमी कराओ तो ही हम तुमको छोड़ेंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर के सर के ऊपर टारगेट था। तो इस तरह से जब होने लगा तो बहुत सारे कुंवारे लड़कों का और जिनकी शादी हो गई थी लेकिन एक भी लड़का पैदा नहीं हुआ था, उनकी भी वैसेक्टॉमी यानी नसबंदी हो गई। तो जाहिर है और बड़ी संख्या में लोगों में विद्रोह की भावना और अन्याय की भावना और विद्रोह की भावना उठने लगी। अब ये घटना पूरे इंडिया में कहाँ का सबसे ज़्यादा हुई? सबसे ज़्यादा हुई यूपी में, बिहार में, और थोड़ा बहुत पंजाब हरियाणा में और उत्तर राजस्थान में, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में। बाकी राज्यों में ये घटनाएं कम हुई। पश्चिम बंगाल में इमरजेंसी का दमन कम हुआ क्योंकि उस समय वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी पावरफुल थी, और कम्युनिस्ट पार्टी और इंदिरा गांधी के बीच एक तरह की सुलह ये हो गई कि आप हमें नुकसान मत पहुंचाओ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाए। और इंदिरा गांधी ने ये सुलह, और क्यों दोनों ने एक दूसरे की सुलह मान ली? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को ये विश्वास था या डाउट था, विश्वास था कि जो ये इंदिरा गांधी को गिराने वाली ताकतें हैं वो सीआईए द्वारा, अमेरिका द्वारा प्रेरित है, और यदि वो ताकतें इंदिरा गांधी को गिराने में सफल हो जाती है तो अमेरिकन लॉबी भारत में मजबूत हो जाएगी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी पसंद नहीं करती थी उस समय। आज कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकतर नेता अमेरिका के एजेंट है, वो अलग बात है, पर उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ये नहीं चाहती थी कि भारत में अमेरिका की लॉबी पावरफुल हो, इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। और दूसरा, इंदिरा गांधी सबके सपोर्ट खो चुकी थी और कम्युनिस्ट पार्टी ने यह कहा कि भाई बंगाल में तुम दमन मत करो और जो केंद्र सरकार का रेगुलर रूल है वो चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट में उनका रूल है वो चलेगा। तो इसलिए इंदिरा गांधी ने इसलिए यह शर्त मान ली क्योंकि बाकी सबसे उसका संबंध बिगड़ चुके थे। और साउथ में दमन कम हुआ, खास करके वैसेक्टॉमी के केस साउथ में बहुत कम हुए, गुजरात में भी रिलेटिवली कम हुए। तो अब ये देखना है कि इन राज्यों में क्यों ज़्यादा हुए, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, वहाँ पे, क्योंकि अंत में फैमिली प्लानिंग तो एक गवर्नमेंट पॉलिसी थी, उसको एनकरेजमेंट देना, उसको जितना हो सके उतना लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, पर जबरदस्ती नसबंदी कराना वो संजय गुंडे का ख्याली पुलाव था। वो कोई वेल थॉट आउट पॉलिसी भी नहीं थी, बस उसको तुक्का आया दिमाग में, और डिक्टेटरशिप है, कोई सामने बोलने वाला नहीं है, बुलडोजर की तरह 100 मील की स्पीड से बुलडोजर चलता है, जो रास्ते में आया उड़ गया।
तो जितने उसके पर्सनल दोस्त थे उन्होंने इसका बड़े पैमाने पे इंप्लीमेंटेशन शुरू किया, संजय गांधी को दिखाने के लिए, देखो कि हम तुम्हारा एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं था कि उनको करोड़ों की आमदनी होती थी, ये एक आर्बिट्ररीनेस और आप खुदशाही जिसे बोलते हैं कि मेरी मर्जी, इस तरह का केस था। और संजय गांधी के अधिकतर पर्सनल दोस्त यूपी, बिहार, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और पंजाब हरियाणा इस एरिया में थे। साउथ में उसके पर्सनल दोस्त जिसे कह सके वो कम थे, उसके कॉलेज के दोस्त या तो यूथ कांग्रेस के जो लोग उसके साथ मिले हो। तो ये जो संजय गांधी के पर्सनल सर्कल में लोग थे, उन्होंने संजय गांधी के नाम पे कि भाई मैं संजय गांधी का दोस्त हूं, देखो मैं संजय गांधी का कितना करीबी सहयोगी हूं, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए हर जगह बड़े पैमाने पे दमन और बड़े पैमाने पे एडमिनिस्ट्रेशन में दखलंदाजी करनी शुरू की थी। और जहां जहां संजय गांधी के जितने पर्सनल कॉन्टेक्ट स्ट्रांग थे, उतना वहां पे वैसेक्टॉमी के नाम पे दमन ज्यादा हुआ। और साउथ में रिलेटिवली कम हुआ, क्योंकि वहां संजय गांधी के इतने पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं थे। और संजय गांधी ने जो पॉपुलेशन कंट्रोल की जो पॉलिसी थी वो नॉर्थ में ज्यादा फोर्सफुली इंप्लीमेंट की। क्यों? क्योंकि साउथ का पॉपुलेशन कंट्रोल का रिकॉर्ड इतना खराब नहीं था। मतलब साउथ को यदि आप इंटरनेशनल लेवल से कंपेयर करोगे, सिंगापुर या अमेरिका या किसी, तो उसका पॉपुलेशन कंट्रोल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। पर 1977 की बात कर रहा हूं कि नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट को आप कंपेयर करोगे तो नॉर्दर्न स्टेट का पॉपुलेशन कंट्रोल, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा गति से बढ़ रही थी। इसलिए संजय गांधी ने भी ये सोचा कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल मेरा एजेंडा है, इसलिए मैं ये 5-6 राज्यों पे ज्यादा फोकस करूंगा। और फोकस करने का तरीका एकदम उसका वाहियात था। जो करने का तरीका मैंने बताया चैप्टर 5, जो मेरा रेफरेंस मटेरियल है 301.pdf, सॉरी rahulmehta.com 301.htm, ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है। इसमें मैंने चैप्टर 5 में मैंने एक्सप्लेन किया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल इकोनॉमिकली कैसे हो सकता है बिना एक भी आदमी को जेल किए। पर वो तो अब इसलिए इमरजेंसी में दमन बढ़ा। अब फाइनली देवी इंदिरा ने इमरजेंसी कैंसिल क्यों की? वो इसलिए क्योंकि उसके खिलाफ मास मूवमेंट उभरी थी। मास मूवमेंट किस स्वरूप में? ऐसा नहीं था कि लोग पोस्टर लेके सड़क पे जा रहे हैं, क्योंकि उस समय तो जो भी पोस्टर लेके सड़क पे निकलता था उसको जेल हो जाती थी। इसलिए नहीं क्योंकि नेताओं ने बहुत बड़ा काम दिखाया था। नेता तो सारे जेल में थे, उनका इन्फ्लुएंस बहुत था। जयप्रकाश नारायण का बहुत इन्फ्लुएंस था उस जमाने में, जबकि ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई फोन था। जयप्रकाश नारायण ने बोला मुझे मीटिंग करनी है, 5 दिन पहले डिसाइड किया और 5 दिन के अंदर कार्यकर्ता घर घर जाके पैम्पलेट मारते थे। और उस समय जेरोक्स भी नहीं था, तो कार्यकर्ता खुद पैम्पलेट लिखते थे और नीचे कार्बन कॉपी रख के बनाते थे, या तो साइक्लो स्टाइल करके स्टेंसिल करते थे। वो बहुत ही लेबोरियस और बहुत ही खर्चीला काम था। तो पत्र का जो कार्यकर्ता अपने पैसे से, अपनी मेहनत से इस तरह से पैम्पलेट छाप के लोगों में बांट के, इंडिया गेट के पास कुछ 3-4 लाख लोगों की भीड़ खड़ी हो गई, जो कि उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी मानी जाती है। आप उस तस्वीर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी बड़ी मीटिंग हुई थी। पर यह सब इमरजेंसी से पहले। इमरजेंसी के बाद तो इस तरह की मीटिंग करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि कोई भी आदमी इस तरह से बड़े पैमाने में पैम्पलेट छाप रहा है, बांट रहा है, तो पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। तो जो नेता थे उनके से कोई कोऑर्डिनेशन हो नहीं रहा था, क्योंकि सब जेल में थे। और उस जमाने में 1977 में कुछ 200 लोगों के बीच एक टेलीफोन था। आज भारत में 100 लोगों के बीच 30-40 मोबाइल है, पर उस जमाने में 100-200 लोगों के बीच एक टेलीफोन था। और उसमें भी आधे से ज्यादा टेलीफोन थे वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मिलिट्री, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इन लोगों के पास थे। और आम पब्लिक में तो न के बराबर, मतलब यूं समझो 100 घर के बीच एक टेलीफोन था। और एसटीडी पीसीओ बूथ जैसा कुछ था ही नहीं। और ईमेल वीमेल तो भूल जाओ, उस समय पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। तो कार्यकर्ता के बीच कोई बहुत बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन नेटवर्क था तो वो वर्ड ऑफ माउथ ही था। मतलब कार्यकर्ता खुद ही एक प्रकार का इंफॉर्मेशन नेटवर्क थे। तो मास मूवमेंट कैसे बढ़ी कि जब इंदिरा गांधी के गलत पॉलिसी की वजह से अफसरों का और कांग्रेस के नेताओं का दमन बढ़ गया, तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स, उसका यूथ है, उसका विरोध करने लगा, वर्बली, फिजिकली। और इसलिए उनको पकड़ पकड़ के जेल में बंद करना शुरू किया। तो नौबत ये आ गई, आप
नौबत ये आ गई कि अकेले पंजाब में 1 लाख से ज्यादा युवक जेल में थे, अकेले पंजाब में। आप विकिपीडिया पे देखना, इमरजेंसी गूगल करना, इमरजेंसी इम्प्रिजन प्रिजन। एक तो पहला विकिपीडिया में जो इमरजेंसी का पेज है वो पढ़ लेना। आपको इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत कम मटेरियल इंटरनेट पे मिलेगा, क्योंकि इंटरनेट पे मटेरियल आना शुरू हुआ 1990 के बाद, और अधिकतर मटेरियल तो आया 1995 के बाद। और आपको उस टाइम की किताबें मिलेगी, या तो आपको पूछना पड़ेगा जिन लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है, 50 साल से ऊपर है, क्योंकि इमरजेंसी को टाइम हो गया कुछ 35 साल। तो उस समय जिनकी उम्र 55 साल, मतलब आज उस समय जिनकी उम्र 20 साल से ऊपर है, यानी आज जिनकी उम्र 55-60 साल से ऊपर है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे पाएंगे कि उस समय के हालात क्या थे और उस समय के घटनाएं क्या हुई। तो जब बड़ी संख्या में युवकों ने विद्रोह किया, छोटे पैमाने पे विद्रोह, यानी कि हजारों का झुंड इकट्ठा नहीं हुआ था कहीं विद्रोह करने के लिए, लेकिन एक आदमी विद्रोह कर रहा है, 5 आदमी विद्रोह कर रहा है, और तुरंत पुलिस ने उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। तो वो एक तरह की मास मूवमेंट ही है, क्योंकि वो जो कार्यकर्ता है वो खुद अपने आप से प्रेरित है। उसके माइंड में आइकन है, जयप्रकाश नारायण का आइकन है और दूसरे विरोध पक्ष के नेताओं का आइकन है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि वो नेता तो सारे जेल में थे। वो कार्यकर्ताओं को चिट्ठी भी नहीं पहुंचा सकते थे, अखबार में स्टेटमेंट भी उनके नहीं आते थे, क्योंकि अखबारों पे पूरी की पूरी सेंसरशिप थी। टेलीविजन तो उस समय था ही नहीं, और रेडियो में उस समय एक ही चैनल था, ऑल इंडिया रेडियो, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में था। तो कार्यकर्ता अपनी इंस्पिरेशन से, खुद अपने डिसीजन से सरकारों का, पुलिस का विद्रोह करते थे, विरोध करते थे, और उनको पकड़ के जेल में बंद करते थे। तो फाइनली जो पूरे दुनिया, जो भारत के जेलर थे, उन्होंने देवी इंदिरा अम्मा को कहा कि मैडम अब आप कुछ कीजिए, क्योंकि जेल सारे हाउसफुल हो चुके हैं। मतलब एक अंदाज के अनुसार कैपेसिटी से डबल 3 गुने कैदी जेल में बंद कर दिए गए थे। और जेल हाउसफुल हो जाए, वो क्यों खतरनाक चीज होती है हर एक शासन के लिए, कि एक बार जेल के अंदर कैदी और पुलिस का रेशियो बिगड़ जाए, तो कैदी सोचने लगते हैं कि भाई हम तो ये पुलिस को आसानी से ओवर पावर कर सकते हैं, उनके हथियार छोड़ के जेल तोड़ के भाग सकते हैं। और पुलिस का भी एक व्यू पॉइंट होता है, एक उनका इंक्लिनेशन होता है कि यदि जेल तोड़ के भागने वाला आदमी चोर उचक्का बदमाश है, खूनी है, तो उसको गोली चलाने में कोई परेशानी नहीं होती। और ऐसे 10-15 खूनी बदमाश डाकू भाग रहे हो और उनको गोली चला के पुलिस मार दे, तो आसपास के लोग उनको दूसरे दिन मिठाइयाँ लेके आते हैं। लेकिन जो इमरजेंसी के टाइम जो लोग जेल में बंद थे, वो कार्यकर्ता थे, उनका कोई वायलेंट क्राइम का रिकॉर्ड नहीं था, और अधिकतर का तो रिकॉर्ड पॉजिटिव था सोसाइटी में। अच्छा सोशल वर्कर है, एक अच्छा लड़का है, इस तरह का उसका पॉजिटिव इमेज था। और ऐसे युवक यदि भागने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो पुलिस वाले का मन नहीं करेगा कि गोलियां चलाने का, और यदि दबाव में आके, ऑर्डर में आके 1-2 दिन उसने गोलियां चलाई और 10-15 ऐसे युवक मर गए, तो फिर आसपास के लोग पुलिस वालों की पिटाई करने आएंगे। तो पुलिस की खुद की न इच्छा होती है, और एक पॉइंट के बाद हिम्मत नहीं होती कि ऐसे यदि शरीफ कैदी यदि भाग रहे हो जेल तोड़ के, तो उन पे गोलियां चलाए। तो जेल जब हाउसफुल हो जाए और बड़े पैमाने पे, और कैदी भी यदि अच्छे कैदी हो, क्रिमिनल कैदी ना हो, तो जेल टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और उसका एक उदाहरण है बेस्टिल का पतन। आप फॉल ऑफ बेस्टिल, फ्रांस में बेस्टिल नाम का एक बहुत बड़ा जेल था, और वो टूटना फ्रांस की क्रांति में टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि वो जेल तोड़ दिया और पुलिस कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि कैदियों की संख्या इतनी ज्यादा थी। तो बाकी कैदियों को भी लगा कि भाई बेस्टिल वालों ने जेल तोड़ दिया, चलो हम भी जेल तोड़ देते हैं। तो एक के बाद एक फ्रांस के सारे जेल टूटने लगे, और जेल टूटने लगे तो अब पुलिस के पास ऑप्शन क्या है? पुलिस के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। कोई आदमी मान लो विद्रोह कर रहा है या तो क्राइम कर रहा है, तो पुलिस के पास वैसे तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, बेसिक ऑप्शन, या तो उसको गोली मार दो या तो उसको जेल में बंद कर दो। लेकिन अब जेल ही नहीं है बंद करने के लिए, तो एक ही ऑप्शन बचा, गोली मार दो, या तो तीसरा ऑप्शन बचा छोड़ दो तो विद्रोह और ज्यादा लोग विद्रोह करेंगे। जब लोग देख रहे हैं कि भाई मैं एक आदमी ने विद्रोह किया, या तो डेमोन्स्ट्रेशन किया सड़क पे या कुछ भी किया, और पुलिस ने उसको पकड़ा और 1-2 दिन बाद छोड़ दिया, तो और लोग हिम्मत करेंगे। तो फिर फाइनली पुलिस के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि बड़ी संख्या में लोगों को गोलियां मारो।
और फिर एक पॉइंट के बाद पुलिस की ना हिम्मत होती है ना इच्छा होती है कि भाई इतनी सारी संख्या में हम लोगों को क्यों गोलियां मारी है, खास करके वो लोग जिन्होंने कोई क्राइम तो किया नहीं है। तो इमरजेंसी में ये सिचुएशन आई नहीं, क्योंकि ये सिचुएशन आने से पहले देवी इंदिरा अम्मा ने इमरजेंसी हटा दी। पर वो स्वेच्छा से नहीं हटाई थी, वो दबाव से हटाई थी। ऐसा नहीं थी कि एकाएक उनमें डेमोक्रेसी की स्पिरिट जाग उठी या एकाएक उनको लगा कि नहीं देश में इलेक्शन होना ही चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। जब तक हो सकता था दमन चला, और जब देखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दमन का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हमको उनके जेल में बंद करना पड़ा, और अब जेल टूटने की नौबत आ गई है, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी हटा ली। अधिकतर कैदियों को रिहा कर दिया गया, क्योंकि वो सब पॉलिटिकल प्रिजनर थे, कोई चोर उचके बदमाश डकैत खूनी तो थे नहीं। और जो इमरजेंसी में दमन हुआ था उसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया। ऑपोजिशन था वो यूनाइट हो गया, क्योंकि ऑपोजिशन के फैमिली मेंबर को परेशान किया गया था, और अधिकतर ऑपोजिशन के मेंबर्स को जेल में बंद किया गया था। वहाँ जेल में उनको टॉर्चर भी किया था, काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को। जो बड़े नेता थे उनको टॉर्चर नहीं किया था, उनको सिर्फ डिसेंट प्रिजन हॉल में रखा था। मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण को टॉर्चर नहीं किया था, लेकिन कार्यकर्ताओं पे भारी मात्रा में टॉर्चर हुआ था। तो कार्यकर्ता भी जम के प्रचार में लग गए देवी इंदिरा अम्मा के खिलाफ, और इलेक्शन हार गई। और उसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, वो एक फिर पूरी अलग इश्यू हो जाएगा कि 1980 में दोबारा लोगों ने देवी इंदिरा अम्मा को क्यों वोट दिया, क्योंकि अधिकतर लोगों ने देखा कि भाई इसमें देवी इंदिरा अम्मा कि ये नहीं है कि वो करप्ट है, ये नहीं कि वो देशद्रोही है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पोखरान 1 किया, उसने देशभक्ति के अनेक फिजिकल मटेरियल एविडेंसेस दिए थे। पर लोगों को दमन के खिलाफ शिकायत थी, और वाजिब शिकायत थी, इसलिए एक बार इलेक्शन में हरा दिया। उसके बाद जनता पार्टी अपने झगड़ों के कारण बिखर गई। पर मेरा ये पॉइंट है कि मास मूवमेंट हो सकती है, और 1977 में यूथ ने करके दिखाया, और इतनी बड़ी मास मूवमेंट करके दिखाई कि देवी इंदिरा अम्मा को इमरजेंसी कैंसिल करनी पड़ी। मनमोहन सिंह क्या चीज है इसके सामने? मनमोहन सिंह तो कुछ नहीं है, ये तो विदेशियों का एजेंट है। देवी इंदिरा अम्मा तो अपने बलबूते पे इलेक्शन जीती थी, अपनी इमेज पे इलेक्शन जीती थी, पूरा मीडिया उसके अंडर में था। अभी तो मीडिया पूरा अमेरिका के अंडर में है, मनमोहन सिंह के अंडर में क्या मीडिया है? दूरदर्शन है, वो भी उसके अंडर में नहीं है, क्योंकि दूरदर्शन का चेयरमैन को वो निकाल नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना। तो न दूरदर्शन उसके अंडर में, मनमोहन सिंह के अंडर में या सोनिया गांधी के अंडर में। पूरा मीडिया, वैसे ही 90% मीडिया तो प्राइवेट है बाय व्यूअरशिप या किसी भी एंगल से आप देख लो। और अखबार, इतने सारे अखबार है आजकल, जेरोक्स के इतने सारे मशीन है कि यदि कार्यकर्ता को पैम्पलेट छाप के बांटना हो तो उसको पकड़ना नामुमकिन है। मतलब लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग जेरोक्स कर करके पैम्पलेट बांट सकते हैं। तो देवी इंदिरा अम्मा के पास जो ताकत थी, जो पावर थी, उसके सामने मनमोहन सिंह कुछ नहीं है, और आज के प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। तो भी इतनी शक्तिशाली प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जब लाखों की संख्या में युवकों ने उसका विद्रोह किया, तो देवी इंदिरा अम्मा को झुकना पड़ा, इमरजेंसी कैंसिल करनी पड़ी। तो आज के संदर्भ में मास मूवमेंट डेफिनेटली पॉसिबल है। तो उस समय मास मूवमेंट्स सक्सेसफुल हो गई, इस समय क्यों फेल हो गई? इस समय यानी ये अन्ना की मास मूवमेंट क्यों फेल हो गई? पहले तो 1977 की मास मूवमेंट का एक की इंग्रेडिएंट देख ले। की इंग्रेडिएंट यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि कार्यकर्ता खुद अपना डिसीजन ले रहा था कि वो क्या करेगा। उसको गाइड करने के लिए और रोकने के लिए कोई नेता नहीं था सर के ऊपर। नेता थे जयप्रकाश नारायण, लेकिन वो सब जेल में थे। उनका कार्यकर्ताओं के बीच कोई कम्युनिकेशन लिंक ही नहीं था। अभी क्या हो रहा है कि जो नेता है कहने के लिए अरविंद गांधी या अन्ना, वो कार्यकर्ताओं से काम कम करवाते, उनको रोकते ज्यादा है कि ये नहीं करोगे आप, ये नहीं करोगे आप, ये नहीं करोगे, और उनका निरर्थक चीजों में उनका टाइम वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि नारेबाजी, पोस्टर लगा के रोड पे घूमो, भारत माता की जय 50 बार बोलो, ये वंदे मातरम 100 बार बोलो, फिर जन लोकपाल लाना है, जन लोकपाल वगैरह वगैरह, वो नारे 200 बार बोलो, और इस तरह से उनकी सारी शक्ति बर्बाद कर दी। और जब ये कार्यकर्ता बोलते हैं कि भाई राइट टू रिकॉल का प्रचार करे तो मत करो, मतलब वो रोकने का काम करता है। वरना कार्यकर्ता जो 28 अगस्त 15 अगस्त 2011 को जब अन्ना का दूसरा अनशन हुआ,
तब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बड़े पैमाने पे एक्टिविटी करने को तैयार थे, पर अरविंद गांधी ने उनको रोक लिया, अन्ना और अरविंद गांधी दोनों ने, कि कोई एक्टिविटी नहीं करोगे, हम अनशन अभी खत्म कर रहे हैं, हम सरकार को मौका देंगे। तो इस तरह से उन्होंने पूरा जो कार्यकर्ताओं में जो जोश हुआ था, आया था, वो जोश उन्होंने वेस्ट कर दिया। पर वो क्यों वेस्ट हुआ? क्योंकि नेता और कार्यकर्ताओं के बीच कम्युनिकेशन लिंक था। यदि कम्युनिकेशन लिंक नहीं होता और हर एक कार्यकर्ता अपनी चेतना से, अपने विचार से, अपनी सोच से आगे बढ़ रहा होता और नेता से बोलता कि बताओ क्या कानून पास करना है, अब कानून कैसे पास करना है वो हम तय करेंगे, ड्राफ्ट पढ़ लिया, ड्राफ्ट समझ लिया। वैसे जन लोकपाल का ड्राफ्ट अन्ना और अरविंद गांधी ने कभी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश ही नहीं की। उनका एक वीडियो मुझे दिखा दो जिसमें वो 40 पन्नों का ड्राफ्ट, वो वीडियो पे खड़े हो और ड्राफ्ट को वो पेज बाय पेज पढ़ रहे हो। या तो उस 40 पेज का जो जन लोकपाल का ड्राफ्ट है वो चाहते तो उसकी एक 80 पेज की बुकलेट बना के 20 रुपए में बुकलेट बन जाती, और कार्यकर्ता उसे 25 रुपए में खरीद भी लेते। 20 रुपए की बुकलेट, 5 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो भी हिसाब मान लो। तो अन्ना की किताब है, अरविंद गांधी की किताब है, 10 लाख कार्यकर्ता उस समय, अगस्त की बात कर रहा हूं, 15 अगस्त 2011 में जो उत्साह था, लाखों कार्यकर्ता उस किताब को खरीद लेते 25 रुपए में और पढ़ भी लेते और कानून का एक एक लाइन समझ जाते। लेकिन वो कानून समझाना नहीं चाहते थे क्योंकि कानून इतना गुड़गोबर है। वो एमएनसी पाल कानून है। वो एक मेरा अलग वीडियो है कि ये जन लोकपाल विथ नो राइट टू रिकॉल वो क्यों एक एमएनसी पाल कानून है। इसलिए अरविंद गांधी का मकसद पहले से एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का था और इसलिए वो चाहते ही नहीं थे कि मास मूवमेंट है वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे, और इसलिए उन्होंने बीच में ही मास मूवमेंट के टायर में पंचर कर दिया। 28 अगस्त 2011 को जो मास मूवमेंट खड़ी हुई थी उन्होंने ही टायर को पंचर कर दिया था। तो लेकिन इमरजेंसी में क्या हुआ कि सारे नेता जेल में थे, इसलिए कार्यकर्ता को रोकने वाला कोई नहीं था। जयप्रकाश नारायण की जो इमेज थी, उनका जो आइकन था, वो कार्यकर्ता को प्रेरणा दे सकता है कि जाओ सड़क पे नारेबाजी करो, पुलिस तुमको जेल में बंद करेगी, चलो सहन कर लो जितने टॉर्चर है। तो कार्यकर्ता उनकी प्रेरणा से उनके इमेज लेके मैदान में चला जाएगा। लेकिन अब जयप्रकाश नारायण को यह कहने का मौका ही नहीं मिला कि भाई तू रुक जा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण तो जेल में है। तो ऐसी परिस्थिति कि जिसमें कार्यकर्ता कि नेता के पास एक्सीलरेटर हो लेकिन नेता के पास ब्रेक नहीं होना चाहिए। यदि नेता के पास ब्रेक या स्टीयरिंग है तो जिस दिन उसकी मति पलटी, वो ब्रेक लगा देगा और स्टीयरिंग को दूसरी ओर घुमा लेगा, क्योंकि उसको गाड़ी किसी और डायरेक्शन में ले जानी है। जैसे जन लोकपाल का आंदोलन फेल इसीलिए हुआ 28 अगस्त 2011 को, क्योंकि जो ड्राइवर था अरविंद गांधी, वो गाड़ी को किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाहता था। उसकी नीयत थी पॉलिटिकल पार्टी बना के कांग्रेस के बीजेपी के वोट तोड़ना है, या तो अपने 2-4 आदमियों को, या तो खुद एमपी बन जाना और बड़ा नाम कमा लेना एमपी बन के उसको। इसलिए उसने एंड मोमेंट पे ब्रेक मार दी, टायर पंचर कर दिया और बाद में गाड़ी को दूसरी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की। तो अभी आज के सिचुएशन में ये राइट टू रिकॉल मूवमेंट से क्या लेना देना? इसका राइट टू रिकॉल मूवमेंट से ये लेना देना है कि राइट टू रिकॉल मूवमेंट की जो मूवमेंट है पूरी, वो मास मूवमेंट पर आधारित है। हम साफ साफ बोलते हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे, इस बात में हमने कभी झूठ नहीं बोला। यह नहीं कि मैंने 5 साल पहले कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और आज इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैंने 12 साल पहले भी कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूं, तो लोग तो मुझे ऊपर से उल्टा बोलते थे कि भाई तू बोल रहा है इलेक्शन लड़ेगा, कब लड़ेगा? अगले जन्म में लड़ेगा। फाइनली 2009 में मैं इलेक्शन लड़ा और अभी भी बोलता हूं 2012 में भी लड़ूंगा, 2014 में भी लड़ूंगा। और सारे राइट टू रिकॉल के कार्यकर्ताओं को बोलता हूं कि राइट टू रिकॉल के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ो। और साथ में यह भी है कि इलेक्शन जीतने से राइट टू रिकॉल का कानून नहीं आने वाला। जयप्रकाश नारायण एक बार फेल हो गए 1977 में, अब दोबारा मुझे देश को फेल नहीं करना। मतलब जयप्रकाश नारायण क्या फेल हुए? देश फेल हो गया मैं तो कहूंगा। क्यों? क्योंकि जो नेता तुम चुन के भेजोगे, फिर वो अन्ना हो या अरविंद गांधी हो या मैं हूं या कोई भी, मतलब तुम पार्लियामेंट में राइट टू रिकॉल का कानून पास कराने के लिए 300-400 नेता तुमने चुन के भेजे, तो उनमें से 95% का मति परिवर्तन एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा।
जैसे जो नेता 1977 में राइट टू रिकॉल का प्रचार करते थे, वो एमपी बनने के बाद 95% या 100% जो भी बोलो, और मिनिमम 95% बोलने लगे कि राइट टू रिकॉल नहीं होना चाहिए, उसके ड्राफ्ट पे कमिटी बननी चाहिए वगैरह वगैरह, और उन्होंने टाइम पास करना शुरू कर दिया। और मैं एग्जांपल देता हूं कि लालू यादव, मुलायम यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, शरद यादव, मोरारजी देसाई, सुब्रमण्यम स्वामी, ये सब एक जमाने में राइट टू रिकॉल के सपोर्टर थे। जनता पार्टी के 1977 के मैनिफेस्टो में भी राइट टू रिकॉल लिखा है, और उस मैनिफेस्टो पे अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के भी सिग्नेचर है। वो एक जॉइंट मैनिफेस्टो था सारी पार्टियों का। सारी पार्टियां जनता पार्टी में एक हो गई थी। भाजपा, उस समय भाजपा का नाम जनसंघ था, वो जनता पार्टी में एक हो गई थे, और उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था जिसमें राइट टू रिकॉल रखा था। और जैसे ही वो लोग पावर में आए, अटल बिहारी वाजपेयी का माइंड चेंज हो गया कि राइट टू रिकॉल नहीं होना चाहिए। मोरारजी देसाई ने भी बोला राइट टू रिकॉल बकवास है, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बोला राइट टू रिकॉल बकवास है, लालू यादव, मुलायम यादव, सबने राइट टू रिकॉल से मना कर दिया। तो फिर राइट टू रिकॉल का कानून कैसे आएगा? वो मास मूवमेंट से आएगा। मास मूवमेंट यानी जिस तरह से कार्यकर्ता 1977 में देवी इंदिरा अम्मा के खिलाफ लड़े थे एक ही मुद्दे पे कि भाई इमरजेंसी का नोटिफिकेशन कैंसिल करो, और उनको रोकने वाला कोई नहीं था। उनको प्रेरणा देने वाले थे जयप्रकाश नारायण, जो कि जेल में थे और बीमार थे, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं था। और इसलिए वो आंदोलन सफल हुआ क्योंकि उसको कोई कार्यकर्ता को कोई रोकने वाला नहीं था, न ब्रेक था, और स्टीयरिंग भी कार्यकर्ता के हाथ में था। नेता के हाथ में सिर्फ एक्सेलरेटर था, नेता के हाथ में न ब्रेक था न एक्सेलरेटर था, अरे सॉरी, न ब्रेक था न स्टीयरिंग व्हील था। तो इस तरह से राइट टू रिकॉल की मास मूवमेंट कैसे खड़ी हो सकती है कि जो कार्यकर्ता है, हमारे संगठन में तो नेता है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी ये ड्राफ्टी नेता है, और संगठन में बस कुछ है कि कुछ सीनियर एक्टिविस्ट है जैसा कि मैं हूं, और काफी सारे लोग, आप राइट टू रिकॉल कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। वो सीनियर किस सेंस में कि वो इस मूवमेंट में पहले आए थे, तो उनको ड्राफ्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज है। पर ऐसा नहीं है कि वो 10 साल से इसलिए सीनियर है। यदि कोई 1 साल से आता है और ड्राफ्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज ले लेता है तो वो उससे सीनियर हो जाता है। तो कुछ सीनियर एक्टिविस्ट है, कुछ जूनियर एक्टिविस्ट है, और एक सीनियर एक्टिविस्ट है, वो जूनियर एक्टिविस्ट को क्या कहता है कि ये ड्राफ्ट है, और इस ड्राफ्ट के ऊपर तुम इसका फर्दर कैंपेनिंग शुरू करो, और पूरी मूवमेंट में सर से पांव तक रोकने वाला कोई नहीं है, ये कहने वाला कोई नहीं है कि ये काम मत करो। कोई कहता है कि भाई अन्ना के साथ जुड़ के राइट टू रिकॉल का प्रचार करूं, तो मैं उसको बोल देता हूं कि भाई अन्ना तो बोगस आदमी है, बकवास आदमी है, राइट टू रिकॉल सूडो रिकॉलिस्ट है, लेकिन तुम्हें अन्ना के ग्रुप में राइट टू रिकॉल का प्रचार करो तो मेरी ओर से 100% झूठ है। वो करते भी हैं, निराश होकर वापस आ जाते, वो अलग बात है, पर रोकने वाला कोई नहीं है। यानी कि मेरे पास न रोकने की कोई अथॉरिटी है, न मेरे पास रोकने का कोई फिजिकल मीन्स है। फिजिकल मीन्स क्यों नहीं है? क्योंकि संस्था किसी को पैसा नहीं देती। आज मान लो किसी को मैं पैसा देता हूं, लेटर हेड देता हूं, पोजीशन देता हूं, तो मेरे पास रोकने का तरीका आ गया कि मैं उसका फंडिंग बंद करवा दूं, मैं उसका पोजीशन से निकाल दूं, उससे लेटर हेड उपयोग करने पे पाबंदी लगा दूं। लेकिन कोई फंडिंग डोनेशन में लेता नहीं हूं, और इसी तरह से मैं किसी को कंपनसेशन नहीं देता या फंडिंग नहीं देता काम करने की। तो हर एक आदमी, हर एक कार्यकर्ता अपने पैसे से काम कर रहा है, अपनी सोच से काम कर रहा है, अपने विचार से काम कर रहा है, और वो खुद कन्विंस है कि ये ड्राफ्ट है राइट टू रिकॉल के, टीसीपी के, एमआरसीएम के, वो ड्राफ्ट देश का भला कर सकते हैं, इसलिए वो ड्राफ्ट के गैजेट में छापने को तैयार है। इसलिए ये मास मूवमेंट में ब्रेक और स्टीयरिंग कार्यकर्ता के हाथ में है, 90% एक्सेलरेटर भी उसके हाथ में है। मेरे हाथ में थोड़ा सा एक्सेलरेटर है कि मैंने ये इंफॉर्मेशन को लोगों में पुश करता हूं, बांटता हूं, और इससे ये इंफॉर्मेशन लोगों में ज्यादा बढ़ती है। तो अब मैं समराइज करूंगा, एक मास मूवमेंट सफल हो सकती है। अरविंद गांधी और अन्ना जो ये कुप्रचार कर रहे हैं कि मास मूवमेंट बकवास है, मास मूवमेंट नहीं हो सकती, इलेक्शन ही एकमात्र रास्ता है, वो गलत है। इलेक्शन से राइट टू रिकॉल का कानून कभी नहीं आने वाला। और वो आज भी आप देख सकते हो कि अरविंद गांधी की पार्टी राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट देने से मना कर रही है। 20 महीने हो गए उनको राइट टू रिकॉल की बात करे, अभी तक वो राइट टू रिकॉल की बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यदि ड्राफ्ट दिया तो तुरंत कार्यकर्ता बोलेंगे कि भाई ये ड्राफ्ट अच्छा नहीं है, ये ड्राफ्ट अच्छा है, इस ड्राफ्ट को एजेंडा में डालो। और अच्छे ड्राफ्ट को एजेंडा में डालो तो इलेक्शन जीतने के बाद दूसरे दिन उनके प्रेशर आएगा कि ये ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में पास करो। लेकिन उनको पार्लियामेंट में पास नहीं होने देना, इसलिए चुनने के बाद वो कहेंगे
कि हम राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट लिखने के लिए हम कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी 3, 4, 5 साल, 10 साल, 50 साल टाइम पास कर देगी। अरविंद गांधी कार्यकर्ताओं को यह भी नहीं बता रहे कि चंद्रशेखर आजाद ने 1925 में राइट टू रिकॉल की मांग की थी। क्यों नहीं बता रहे? यदि ये बात, ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद ने मांग की थी यानी वो सच्ची हो गई। ऐसा मैं ये नहीं कहता कि राइट टू रिकॉल अच्छा है क्योंकि 1925 में चंद्रशेखर आजाद ने डिमांड की थी, पर इससे इस मूवमेंट को मोमेंटम मिलता है, फोर्स मिलता है। तो वो नई इंफॉर्मेशन बांटते अपने कार्यकर्ताओं में, क्योंकि इस मूवमेंट को, राइट टू रिकॉल मूवमेंट को वो फोर्स नहीं देना चाहते, और इसीलिए वो मास मूवमेंट के कंसेप्ट को तोड़ना चाहते हैं कि मास मूवमेंट हो ही नहीं सकती, चुपचाप आप मेरी पार्टी में ज्वाइन करो या तो अन्ना के ग्रुप में ज्वाइन होना। अन्ना है वो अनशन करा के, आंदोलन करा के आपकी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। तो एक तो मास मूवमेंट कैसी कि जिसमें नेता के हाथ में छोटा सा एक्सेलरेटर हो, बाकी एक्सेलरेटर, ब्रेक और स्टीयरिंग वो कार्यकर्ता के खुद के हाथ में होना चाहिए। हर एक कार्यकर्ता इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो मेरे चैप्टर 13 का टाइटल है कि वायरस वर्क्स इन अ टीम ऑफ वन। तो ऐसे मास मूवमेंट है वो नेता को तोड़ सकती है। और दूसरा, मास मूवमेंट में बैनर पे चेहरा सिर्फ एक आदमी का होना चाहिए, महात्मा अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह। मतलब अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह के चेहरे में राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा भगत सिंह, महात्मा चंद्रशेखर आजाद, इन सबका चेहरा आ गया। ये सब महात्मा उधम सिंह के प्रकार है, उनके फोटो भी रख सकते हो। और उसके बैनर पे दुरात्मा गांधी का फोटो नहीं होना चाहिए, और यदि फोटो है तो फोटो हो छोटा सा और उस पर क्रॉस किया हो, यानी कि हम दुरात्मा गांधी को नहीं मानते। तो इस तरह की मास मूवमेंट है वो सफल हो सकती है। धन्यवाद।